नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला सोनी सर के लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी ने मनोविज्ञान का इतिहास लेक्चर 1 में मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था। मनोविज्ञान को हम लोग सब ने जाना था कि वह आत्मा का विज्ञान होता है, जो कि साइकी प्लस लॉगस नाम के दो शब्दों से बना हुआ है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। दरअसल जो बच्चे भी यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि हम मनोविज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय है, बहुत ब्रॉड एरिया को कवर करता है मनोविज्ञान। तो यूपी टेट और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ना कि मनोविज्ञान पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल शिक्षा यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, हम ये पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बात करें अगर मनोविज्ञान की, तो आप सबने पढ़ा था कि आत्मा का अध्ययन करते हुए, आत्मा का जब अध्ययन किया तो प्लेटो, अरस्तु, इन सब लोगों ने शिक्षा के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली थी। लेकिन जब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, वो बात थी मनोविज्ञान की, जब प्लेटो, अरस्तु और इन सब ने, इन लोगों ने मनोविज्ञान की एक बुनियाद तो रख दी थी कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो जब हमने पढ़ा था रूसो के बारे में, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो हमने जब रूसो के बारे में पढ़ा था तो रूसो का एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया था। अगर वो आपको याद हो कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रतिस्फुटित होती है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रतिस्फुटित होती है। तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक रियल अर्थ में कहें शुरुआत तो रूसो के द्वारा ही की गई थी। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात की थी। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन मींस क्या होता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो आप सबने कल समझा था कि मनोविज्ञान होता क्या है। लेकिन बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटियो, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटियो से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटियो का से बना हुआ है। एजुकेटियो का मतलब होता है रियरिंग और अपब्रिंगिंग, मतलब किसी को पालन पोषण करके बढ़ाना, उसको एक जीवन का दैनिक कौशल सिखाना। ये होता है एजुकेशन का मतलब कि आपको हम कैसी रियरिंग, कैसी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जैसे माता पिता हमारी अपब्रिंगिंग करते हैं। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान, जो जैसे मनोविज्ञान के साथ शिक्षा शब्द जुड़ता है, होता क्या था कि हमें जिस भी चीज की, हमें जैसे मनोविज्ञान का एक डिटेल सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना होता है तो उसके साथ हम शिक्षा मनोविज्ञान जोड़, शिक्षा शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि बचपन में आप सबने एक विषय पढ़ा होगा जिसमें हमें नैतिकता सिखाई जाती थी। उस सब्जेक्ट का हम लोग ने क्या नाम रखा था, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस। तो वैसे ही यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, अगर इस बारे में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का वह अंग है, शिक्षा मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा से जुड़े मनोवैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन करता है। मतलब कि मनोविज्ञान क्या था, मनोविज्ञान तो अपने आप में एक विस्तृत विषय है, लेकिन उसके शिक्षा से जुड़े, मतलब कि जैसे कि आप जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, जैसे एक बालक बड़ा हो रहा है, उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती हैं। तो इन्हीं सारी अवस्थाओं की जब बात करते हैं तो उसमें बच्चा कैसे ग्रोथ करता है, बच्चा कैसे बड़ा होता है। जब इन सारी चीजों की बात करते हैं, या फिर सभी बच्चों में क्या कॉमन रहेगा, सभी बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं, जब इन सब चीजों की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू कौन कवर करेगा, ये सब कुछ कवर करेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अभिप्रेरणा क्या होती है, अधिगम क्या होता है, संवेग क्या होता है, मूल प्रवृत्ति क्या होता है, ये सारी बातें हम किस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान अगर वास्तविकता में देखें तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। इस चीज को लिख लीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसको लिखिएगा मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान।
मतलब मनोविज्ञान ने अपने अंदर समाहित करके रखा है शिक्षा मनोविज्ञान के। हम मनोविज्ञान के सिर्फ एक अंश मात्र को पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके बारे में जो हम पढ़ते हैं आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो अगर बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई, तो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत वैसे तो जब से सृष्टि शुरू हुई तब से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हो गई भाई। जब से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तब से क्या कहते हैं आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हो गई। क्या अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, जब मनोविज्ञान की बात किया था तो आपको बताया था हमने कि सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, इन सब लोगों ने, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, इन सब लोगों ने बात किया था कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है। तो जब से मनोविज्ञान की बात हुई तब से शिक्षा मनोविज्ञान की बात शुरू हुई। लेकिन अगर हम आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक रूसो को मानते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि रूसो साहब ने ही शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करना, डिटेल बात करना शुरू किया था। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था। तो अगर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अगर किसी को कहते हैं तो रूसो साहब को कहते हैं। इन्होंने इनको क्यों कहते हैं, इन्होंने जो सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की बात तो की, लेकिन इन्होंने जो आज की शिक्षा है, आज की शिक्षा क्या है, आज की शिक्षा हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो आज की शिक्षा पढ़ते हैं वह है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा। तो रूसो साहब ने बाल केंद्रित शिक्षा और प्रकृतिवादी शिक्षा पर जोर दिया। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आधुनिक समय में रूसो को बाल शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। आधुनिक समय में रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा, इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने प्रकृतिवादी और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया रूसो साहब ने। फिर रूसो साहब के बाद बात करें तो पेस्टोलॉजी का नाम आता है। शिक्षा मनोविज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा तो अगला नाम, पहला नाम रूसो साहब का आया, दूसरा साहब नाम आता है पेस्टोलॉजी का। तो पेस्टोलॉजी साहब के प्रयास भी सराहनीय हैं। इन्होंने पहली बार अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पे 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास का अध्ययन किया और बाल मनोविज्ञान के जनक बने तथा पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक अथक प्रयास किया तो अगर इनको इनके प्रयासों के लिए जानते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपके पेपर में आए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो शुरुआत तो इन्होंने की थी, रूसो साहब ने, लेकिन अगर डिटेल में देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है कौन, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हम लोग मानते हैं पेस्टोलॉजी को। रहने दीजिए, कंफ्यूज करेगा, तो इसको जनक हटा के शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिपादक लिख सकते हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी। आधुनिक समय में रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक मानते हैं। इन्होंने शुरुआत की थी, जनक नहीं थे।
प्रतिपादक मानते हैं। नहीं तो ये कंफ्यूज करता रहेगा कि दो दो लोगों को जनक कैसे बता दिया। तो पेस्टोलॉजी, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। यह बात भी बहुत जरूरी है कि इन्होंने अपने किस पे अध्ययन किया था। इन्होंने पेस्टोलॉजी से अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था और पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, यानी कि प्री प्राइमरी लर्निंग पर इन्होंने जोर दिया था। तो ये हो गई बात पेस्टोलॉजी साहब की। फिर आते हैं, इसमें अगला नाम आता है मारिया मॉन्टेसरी, जो कि किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। फिर आता है नाम फ्रॉबेल का। इन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। बाद में आता है 1879 और 1896 में स्टैनली हॉल साहब का प्रयास। 1879 और 1896 ये 2 साल ऐसे रहे जब स्टैनली हॉल साहब ने काफी प्रयास किया शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए स्टैनली हॉल साहब ने क्या किया था, जो अगला नाम आता है, इन्होंने अवस्थाओं के अध्ययन पर कई मंच तैयार किया था। उसके पहले कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं का अध्ययन नहीं करता था। अवस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया इन्होंने। स्टैनली हॉल अवस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया, मींस कैटेगराइज किया था अवस्थाओं के। जैसे पहले कोई भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सब चीजों में कुछ भी बटा हुआ नहीं था, लेकिन स्टैनली हॉल साहब ने इसको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांटा। और इन्होंने क्या किया था, स्टैनली हॉल साहब जो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है, इनकी एक किताब है जो कि यूपी टेट के पेपर में शायद 2-3 बार पूछा गया है कि एडोलेसेंस नामक किताब किसने लिखी थी। एडोलेसेंस नामक किताब के रचयिता कौन है? तो स्टैनली हॉल साहब ने एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था पर एक स्टडी की और उस पे एडोलेसेंस नामक बुक लिखी थी। एडोलेसेंस इंग्लिश में ये नाम आता है, पेपर में भी आप लोगों को ये नाम इंग्लिश में ही आएगा, हालांकि मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं, लेकिन फिर भी नाम एडोलेसेंस की जो वर्ड है इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर्स में एडोलेसेंस ही लिखता है, क्योंकि किताब का नाम एडोलेसेंस था, किशोरावस्था। तो इन्होंने एक किताब लिखी एडोलेसेंस बाय स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल साहब ने एडोलेसेंस नामक एक किताब लिखी। और किशोर मनोविज्ञान का, चूंकि सबसे ज्यादा अध्ययन इन्होंने एडोलेसेंस पे किया था, तो एडोलेसेंस पे किताब लिखने के कारण इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोर मनोविज्ञान का जनक, किशोर मनोविज्ञान का जनक। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा गया स्टैनली हॉल साहब को। ये इतनी बात हो गई आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की। जल्दी जल्दी इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख लेते हैं। अगर इन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी देखते हैं तो मनोविज्ञान क्या, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का एक भाग है जिसमें हम लोग शिक्षण से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें आधुनिक समय में रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक मानते हैं। रूसो को प्रतिपादक क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया, जो कि आज के समय में भी चलती आ रही है। दूसरा नाम आता है पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी साहब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कभी भी पूछा जाए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी।
स्टैनली हॉल ने अवस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया। पहले हम लोग कभी भी अभी तक जो भी हुआ था उसको कभी भी अवस्थाओं के हिसाब से बांटा नहीं था, तो अवस्थाओं के हिसाब से बांटा स्टैनली हॉल ने। उसके बाद किताब आती है आपकी, स्टैनली हॉल साहब ने लिखा एडोलेसेंस, हिंदी में किशोर अवस्था। उसके बाद इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल। तो इतनी बात हो गई आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रारंभिक इतिहास था। अभी भी लेकिन जो ज्यादातर विद्वान हैं ये सारी बातें आपकी 1879 1896 तक आके खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत ज्यादातर विद्वान जो है वो सन 1900 से मानते हैं। ज्यादातर विद्वान सन 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी वर्ष अमेरिका के अध्यापकों का नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन NCTA की स्थापना हुई थी। NCTA की स्थापना सन 1900 में हुई थी। तभी से अमेरिका में तभी से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहां से हम आपका पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, जिसकी शुरुआत होती है सन 1900 से। ज्यादातर विद्वान 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। ज्यादातर विद्वान 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे यही है आपका क्योंकि इसी वर्ष अमेरिका में नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन यानी कि शॉर्ट में NCTA की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट देख लीजिएगा कि ज्यादातर विद्वान 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष अमेरिका में नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन यानी कि NCTA की स्थापना हुई थी। ये हुई बात शिक्षा मनोविज्ञान की। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को पहचान किसने दिलाई, शिक्षा मनोविज्ञान फेमस कब से हुआ? तो शिक्षा मनोविज्ञान को अभी तक उतना फेमस नहीं था। शिक्षा मनोविज्ञान फेमस कब हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान को जो श्रेय फेमस करने का, फेम दिलाने का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो जाता है थॉर्नडाइक महोदय को। थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, जब ये पुस्तक आई तो शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज्यादा फेमस हुई। एजुकेशनल साइकोलॉजी की सफलता ने इस विषय को एक अलग विषय बना दिया, इसको एक विषय का दर्जा
दिलाया किसने? एजुकेशनल साइकोलॉजी ने, तथा उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया। शिक्षा मनोविज्ञान को पहचान दिलाने का श्रेय थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, वही जो टॉपिक है आपका, वही किताब का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी को जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को पहचान दिलाने का श्रेय थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी को जाता है। ये हो गया आपका शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बाद हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। यहां से आपको जो भी मिलेगा लगभग हर चीज इंपॉर्टेंट होगा, पॉइंट वाइज नोट्स मिलते जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि अभी या तो साथ साथ लिखते चलिए और या तो फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना तो पॉसिबल होता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के 5 संप्रदाय हैं, जिसमें पहला संप्रदाय संरचनावाद, दूसरा प्रकारवाद, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, चौथा उद्देश्यवाद, गेस्टाल्टवाद, फिर आता है आपका मनोविश्लेषणवाद। 6 हैं मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, उद्देश्यवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद। चलिए ये देखते हैं संरचनावाद डिटेल में।
बात करते हैं संरचनावाद की। तो संरचनावाद के जो है ये सबसे पुराना संप्रदाय है शिक्षा मनोविज्ञान का। जो मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है संरचनावाद। इसके जनक है विलियम वुंट महोदय। विलियम वुंट महोदय संरचनावाद के जनक हैं। अगर आप लोग ने पहली क्लास की है और उसको सही से देखा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि संरचनावाद के जनक विलियम वुंट महोदय हैं तो क्यों हैं। अगर आपको सही से आप लोग रिकॉल करें तो हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि चेतना का विज्ञान, और वहां पर आपको बताया था कि चेतना जो है वो एक संरचना होती है। चेतना क्या होती है? एक संरचना होती है। तो चेतना के विज्ञान को संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा गया था। चेतना के विज्ञान को संरचनावाद भी कहा गया था। तो वहीं से सब हुआ है, संप्रदाय का पहला संप्रदाय आया है संरचनावाद। और चेतना के विज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंट महोदय। तो इसीलिए यहाँ पर संरचनावाद सबसे पुराना संप्रदाय है और इसके जनक हैं विलियम वुंट महोदय। वही सारी बातें लगभग वही सारी बातें यहाँ पर पढ़नी है जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर आके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि संरचनावाद शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय। फिर आपका आता है संरचनावाद के जनक विलियम वुंट। विलियम वुंट इसके जनक हैं। ये बातें हुई कि संरचनावाद का जनक कौन है। तो संरचनावाद के जनक है विलियम वुंट महोदय और ये संरचनावाद शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। फिर वही बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि विलियम वुंट के बारे में बात करें तो 1879 समझ गए होंगे आप लोग। 1879 जर्मनी के लिप्जिग शहर, जर्मनी के 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली। पहली प्रयोगशाला खुली मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली 1879 जर्मनी लिप्जिग शहर, पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान विषय की खोली। इन्होंने चेतना के अध्ययन पर जोर दिया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चेतना का जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया तो इन्होंने चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी अनुभव हैं उन सब का आधार कौन है? चेतना उसका आधार है। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया और हमारे हर अनुभव का आधार चेतना है, यह इन्होंने ही बताया था। इन्होंने बताया कि चेतना के 3 अंग हैं। चेतना के 3 अंग हैं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। ये सारी चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया और हमारे हर अनुभव का आधार चेतना है, यह बताया था। चूंकि चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे अंतःदर्शन विधि भी कहा गया है। चूंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी इन्होंने ही खोली थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा गया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग तो होता है, तो इसीलिए इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाने का श्रेय भी विलियम वुंट को जाता है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक
मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर से पूरा संरचनावाद। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय, जनक विलियम वुंड। 1879 जर्मनी के लीप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती है इसलिए इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। अगला है आपका दूसरा प्रकारवाद। प्रकारवाद, प्रकारवाद भी आपको कल मैंने बताया था कि जो चेतना का अध्ययन किया जाता है, तो चेतना के अध्ययन को ही एक नाम और दिया था विलियम जेम्स महोदय ने, प्रकारवाद। क्यों कहा था प्रकारवाद? क्योंकि इन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था और इसे प्रकारवाद नाम बता दिया था। प्रकारवाद, अगर प्रकारवाद के क्यों कहा गया था? क्योंकि चेतना के कार्यों, चेतना के कार्यों का अध्ययन किया करने के कारण इसे प्रकारवाद इसी प्रकारवाद कहा गया। जनक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स साहब ने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया और इसे कार्यों का अध्ययन करने के कारण इसे प्रकारवाद कहा गया। इसके जनक विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स साहब ने मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। विलियम जेम्स साहब ने मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया और मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया और 1890 में कैम्ब्रिज में उन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली तथा वे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लेकर मनोविज्ञान के जनक बन गए। ये सारी बातें आपको कल की क्लास में बताई गई थी। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम जेम्स ने। कहां खोली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनकी पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जेम्स ने इसके अलावा दो शब्द भी दिए थे, चेतना का धारा प्रवाह। जेम्स ने इसके अलावा दो शब्द दिए थे, चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय। दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोली 1890 में। दूसरी बात, बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग किया। मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया। चेतना का
चेतना का धारा प्रवाह, आत्म संप्रत्यय, जैसी अवधारणा दी, जैसी अवधारणा दी। ये कंप्लीट हुआ आपका प्रकार्यवाद। चेतना के कार्यों का अध्ययन करने के कारण इसे प्रकार्यवाद कहा गया। इसके जनक विलियम जेम्स, दूसरी मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1890 में खोली। इनकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। शब्द मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय जैसी अवधारणा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय। पॉइंट वाइज पढ़िए, आपको साथ साथ याद होता चलेगा। आइए हम लोग लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या? अगला संप्रदाय। व्यवहारवाद। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत की हम लोग बात कर रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो मानते हैं सन 1900 में। तो और व्यवहारवाद आपका आया है सन 1913 में। व्यवहारवाद के जनक प्रोफेसर जेबी वॉटसन है। व्यवहारवाद के जनक प्रोफेसर जेबी वॉटसन है। 1913 में हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन साहब ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। मनोविज्ञान को आज भी व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय जेबी वॉटसन साहब को जाता है। उन्होंने कहा कि चेतना जब दिखाई नहीं देती है, चेतना दिखाई नहीं देती है, तो जो चीज दिखाई नहीं देती है हम उसका अध्ययन कैसे करें। और जो हमारा व्यवहार है इसको बाहरी वातावरण में अच्छे से देखा जा सकता है, इसको अवलोकित किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने इसे व्यवहारवाद की संज्ञा दी। तो आइए देखते हैं 1913 में हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे बी वॉटसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने इसकी नींव रखी। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने इसकी नींव रखी। उन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है, इसलिए बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाए। इसलिए इसे व्यवहार का विज्ञान बना दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि जो उद्दीपक होता है वो हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। भाई, उद्दीपक मतलब इंग्लिश में स्टिमुलस कई बार प्रयोग आपने सुना होगा। एसआर सिद्धांत इन सब में स्टिमुलस का प्रयोग किया गया। उस उद्दीपक, स्टिमुलस इंग्लिश में, हिंदी में उद्दीपक। होता क्या है कि जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या होता है, हमें जो कोई भी चीज कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो चीज भी हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वो स्टिमुलस होती है। तो इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस होगा वो हमेशा बाहरी वातावरण में होगा, हमारा व्यवहार जो होगा वो बाहरी वातावरण में होगा। इसीलिए मनोविज्ञान को इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा। इन्होंने कहा कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में पहले ही बता दिया था कि जो व्यवहारवादी होते हैं इन्होंने वंशानुक्रम को शून्य मानते हुए वातावरण को सब कुछ माना है। तो इन्होंने कहा कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। वॉटसन ने एल्बर्ट नामक बच्चे पर अध्ययन कर बताया कि शिशु में क्रोध, भय और स्नेह,
भय और स्नेह, तीन संवेग होते हैं, तीन संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, भय, संवेग। क्रोध, भय, संवेग। याद रखिएगा कि वॉटसन ने बताया, एक एल्बर्ट नामक बच्चे पर अध्ययन करके बताया कि किसी भी बालक में उसका क्रोध, भय और संवेग, ये तीन संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन ने SOR सिद्धांत, वॉटसन जो है वो SOR सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। आइए देखते हैं इसको, पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा, फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा, आपको कभी भी रिवाइज करना होगा, बहुत आसान रहेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर चीजों को आप पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। तीसरा पॉइंट, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। वॉटसन ने एल्बर्ट नामक बच्चे पर अध्ययन करके यह बताया कि बालक में भय, क्रोध एवं स्नेह, भय, क्रोध एवं स्नेह, ये तीनों संवेग पाए जाते हैं। तीनों संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन ने एल्बर्ट नामक बच्चे पर अध्ययन करके यह बताया कि बालक में भय, क्रोध एवं स्नेह, तीनों संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन SOR सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। वॉटसन SOR सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी है। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी। बारंबारता एवं प्रतिवेदन का सिद्धांत दिया।
तो ये हुए आपके व्यवहारवाद के जनक प्रोफेसर जेबी वॉटसन साहब। तो जेबी वॉटसन साहब को आइए देख लेते हैं कि 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, मतलब स्टिमुलाई जो होता है वो हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। तो जब स्टिमुलाई हमेशा बाहरी वातावरण में होता है तो हम जो व्यवहार करेंगे वो भी स्टिमुलाई को देख के ही करते हैं। फिर जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, इसका कहने का बस वही मतलब है कि वंशानुक्रम शून्य होता है और वातावरण पूरी तरह हावी होता है, यानी कि वातावरण ही सब कुछ होता है। वॉटसन ने एल्बर्ट नामक बच्चे पर अध्ययन करके यह बताया कि बालक में भय, क्रोध, स्नेह ये तीनों संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन SOR सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। ये पॉइंट प्रस्तावक याद रखिएगा, प्रतिपादक नहीं है। एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछता है कि SOR सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपने पढ़ा वॉटसन प्रस्तावक है, वहां गए आपने लगा दिया कि वॉटसन, बिल्कुल नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए कि वॉटसन SOR सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, प्रस्तावक है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रस्तावक पूछे तो ही लिखिएगा वॉटसन। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि यही एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझिए स्तंभ है ये किताब। क्योंकि हम पढ़ते क्या है आज के समय में, जो भी मनोविज्ञान है उसे व्यवहार का विज्ञान है और हम पढ़ते हैं व्यवहार का विज्ञान, तो यही किताब है बिहेवियरिज्म। फिर इन्होंने बारंबारता एवं प्रतिवेदन का सिद्धांत दिया। बारंबारता एवं प्रतिवेदन का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि अगर आप बच्चों के सामने बार बार बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, किसी के सामने भी, आप भी अपने सामने महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई चीज बार बार आती है तो आपको वो चीज जल्दी याद हो जाती है। तो यही है बारंबारता एवं प्रतिवेदन का सिद्धांत। अब कंफ्यूज ना हो तो इसलिए इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि SOR सिद्धांत के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं। SOR सिद्धांत के प्रतिपादक याद रखिएगा, ये प्रस्तावक हैं, प्रतिपादक। SOR सिद्धांत के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा कि SOR सिद्धांत के प्रस्तावक वॉटसन, SOR सिद्धांत के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं। SOR सिद्धांत, तो इसी के साथ आपका व्यवहारवाद कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका उद्देश्यवाद। हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्यवाद। आपने अभी तक पढ़ा प्रकार, संरचनावाद, प्रकारवाद और व्यवहारवाद। इसलिए हम लोग चौथी हेडिंग डालते हैं उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद, तो आज सिर्फ यहीं तक रखते हैं, उद्देश्यवाद तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्देश्यवाद से आगे चल के उद्देश्यवाद के आगे पढ़ेंगे। तब तक इसका रिवीजन करते रहिए। जो भी पढ़ा है आपने, आज 3 संप्रदाय अपने मनोविज्ञान के खत्म कर लिए हैं। हम लोग कल चौथे से उद्देश्यवाद से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।